भावपूर्वक वंदन नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज इस संगोष्ठी का विषय है न्यायिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और अब मैं श्री दीपक श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगा कि वो इस संस्था के संस्थापक, परीक्षा मंथन विधिक कक्षाओं के संस्थापक श्री अनिल अग्रवाल सर को बुके देकर अभिनंदन करें। सर परीक्षा मंथन पब्लिकेशन के संपादक हैं। वी वेलकम यू सर। आज इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री समर्थ अग्रवाल सर, फॉर्मर जज यूपी जुडिशियल सर्विसेज। दीपक सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बुके देकर अभिनंदन करें। वी वेलकम यू सर। हमारे अगले मुख्य अतिथि श्रेया भार्गव मैम, फॉर्मर जज यूपी जुडिशियल सर्विसेज। दीपक सर से अनुरोध करूंगा कि बुके देकर अभिनंदन करें। वी वेलकम यू मैम। हमारे अगले मुख्य अतिथि हैं श्री आशीष सिंगल सर, मेंटर एंड टीचर, परीक्षा मंथन जुडिशियल क्लासेस इंग्लिश मीडियम। अर्चित सर से मैं अनुरोध करूंगा कि बुके देकर अभिनंदन करें। वी डीपली वेलकम यू सर। हमारे अगले अतिथि हैं नितेश त्रिपाठी सर, मेंटर एंड टीचर जुडिशियल। अर्चित सर से अनुरोध करूंगा कि बुके देकर अभिनंदन करें। थैंक यू। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सर। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री समर्थ अग्रवाल सर से अनुरोध करूंगा कि वो आकर इस मंच पर अपने आज के विषय पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। इस पूरे डिस्कशन में हम लोग इस बिंदु पे जोर देंगे कि क्या सही रणनीति होनी चाहिए। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो कैसे आगे उसको ले जाएंगे, जिससे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज में आपको सफलताएं मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में उनको दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, उनको प्रीलिम्स कैसे अप्रोच करना है पेपर को, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। तो वो सारे बिंदुओं पे हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक तो बिना कहे आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण पहलू है कि आपकी रणनीति ठीक होनी चाहिए। सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सही दिशा में और सही रणनीति के साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी, किसी LLB के किसी सेमेस्टर में है, अभी आपने शुरू नहीं किया, शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अपने 2 या 3 टारगेट स्टेट्स निश्चित कर लें। जैसे आप यूपी के हैं तो आपने यूपी कर लिया कि हमें यूपी जुडिशरी देना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ यूपी ही देंगे, आप MP नहीं देंगे, बिहार नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। बट फिर भी आप एक निश्चित कर लें कि आपका टारगेट स्टेट क्या है। आपने निश्चित कर लिया कि आपका टारगेट स्टेट यूपी है, बिहार है, तो आपकी जो तैयारी फोकस होगी वो यूपी बिहार या यूपी MP या बिहार MP, जो भी आपका टारगेट स्टेट है, उससे उसके सिलेबस पे फोकस होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी एग्ज़ाम आप नहीं देंगे, APU का एग्ज़ाम नहीं देंगे, या राजस्थान का एग्ज़ाम नहीं देंगे, या हिमाचल का एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन आपका फोकस इन्हीं दोनों स्टेट पे होगा, या जो भी आपका। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपका फोकस एरिया क्या है, फोकस स्टेट क्या है। जनरली सबका होम स्टेट फोकस स्टेट होता है। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते वक्त
सबसे पहले आप उस स्टेट के पास्ट टेस्ट के पेपर्स को अच्छे से पढ़िए, एनालाइज करिए, समय दीजिए उस पर। ये नहीं कि एक दिन में बैठ के पेपर देख लिया, नहीं, समय दीजिए। प्रीलिम्स का पेपर उठाया, यूपी का उठाया, 2003 से 2018 तक पेपर पहले पढ़ा, देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यूपी में प्रश्न पूछने के तरीका, राजस्थान में प्रश्न पूछने का तरीका, दिल्ली में प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्नों का स्तर अलग है। और अगर आपने अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई है यूपी की, अगर आपने पेपर दिया हो या आपने पेपर देखा हो, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि पिछले विगत वर्षों में जो पेपर हुए थे उससे कितना अंतर था इस पेपर में, चाहे वो जीके का पेपर हो, चाहे वो लॉ का पेपर हो। 2018 या 16 या 15 में जो पेपर आए थे उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। अब की बार उन्होंने क्या किया, सीधे बैरेक से क्वेश्चन पूछ लिए। तो कब वो पेपर पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, ये इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप पास्ट टेस्ट के पेपर्स पिछले 10 सालों के, 5 सालों के, 7 सालों के, आप अच्छे से उसको स्टडी करें और सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप करके स्टडी करें। जैसे आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया CRPC, IPC, कोई भी उठा लिया। अब आपने देखा कि 2003 से लेकर 2018 में IPC से कहाँ से प्रश्न पूछे गए, किस तरह के पूछे गए। सीधे सेक्शन से पूछ रहा है, केस पूछ रहा है, दृष्टांत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल का पेपर हमारे सामने आएगा। पहली चीज, आपको इस बात का अंदाजा भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी तैयारी का स्तर पता होना चाहिए, आपको उसमें से कितना आता है। तो होता है ना, अंदाजा लग जाता है कि मेरे लिए बड़ा कठिन है। आपको आप भाप गए कि मेरे लिए बहुत कठिन है, मुझे इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, IPC में हम कमजोर हैं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हम कर लेंगे, आसान पूछ रहा है। तो आपको अपना स्तर पता लगेगा सबसे पहले। जब आपको अपना स्तर पता लग जाएगा कि हाँ हम यहाँ पर हैं, हमें यहाँ तक पहुँचना है तैयारी का, तब आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी शुरू करेंगे उसी पैटर्न पे। देखिए, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आप PhD आपको नहीं करनी है, आपको LLM का एंट्रेंस नहीं देना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी पड़ी है आपको उस विषय पे बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की। तो सबसे पहले उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप वो जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसको आप रीच कर सकें। अब आप सब्जेक्ट पे आए, मेजर सब्जेक्ट्स पहले पूरे किए जाते हैं, प्रोसीजरल लॉज हो गए। आपने कोई बड़ा सब्जेक्ट उठाया, कोशिश करिए एक बड़ा सब्जेक्ट उठाइए, एक छोटा सब्जेक्ट उठाइए। 2 बड़े सब्जेक्ट उठा लेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, उतना समय नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बड़ा सब्जेक्ट उठा लिया और साथ में एक छोटा सब्जेक्ट उठा लिया। जैसे आपने IPC उठा लिया और साथ में आपने TPA उठा लिया या कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। अब आप IPC के साथ या CPC के साथ CRPC उठा लिए, दोनों साथ पढ़ रहे हैं। पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। बस थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप अपनी तैयारियां स्टार्ट करें। अच्छा, तैयारी कभी ऐसे नहीं होती है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं फिर मेंस की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस की तैयारी करें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्रीलिम्स निकल गया फिर मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा। तैयारी आप जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि हम पहले प्रीलिम्स ही कर रहे हैं फिर मेंस ही कर रहे हैं, पहले प्रीलिम्स निकाल लेंगे, नहीं, आपको एक साथ तैयारी करनी है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे पढ़ना है कि वो प्रीलिम्स के हिसाब से भी वो आपका कवर हो जाए और वो टॉपिक आपका मेंस के हिसाब से भी कवर हो जाए। मतलब कहने का ये है कि किसी टॉपिक को आपने उठाया तो उसको पूरी तरीके से पढ़ना। अगर वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, संभावित है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उसको पूरी तरीके से तैयारी करनी है। ये नहीं कि पहले प्रीलिम्स का पढ़ लिए, प्रीलिम्स का पढ़ लिए,
मेंस की तैयारी अलग करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी अलग करेंगे, इस तरह से नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने CRPC का कोई टॉपिक उठाया, बेल मान लीजिए, अब आपने बेल पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप देखिए भाई बेल से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछा है, मेंस में क्या पूछा है, एंटीसिपेटरी से पूछा है, किससे पूछा है, क्या पूछा है। तो जब आपको क्वेश्चन का आइडिया लग गया तब आप उसको डिटेल में पढ़ाई करेंगे और ये देखेंगे कहीं आपसे कोई भी एस्पेक्ट मिस तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी चीज आप छोड़ दी हो बेल में जो पूछा जा सके, पूछ ले एग्जामिनर। ये चीज का आपको ध्यान रखना और ये एक एक टॉपिक एक एक बार में उठाइए, सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर दीजिए टॉपिक्स में। आपने बड़ा सब्जेक्ट उठाया, आपने एक बना लिया कि हमको 2 दिन में ये टॉपिक पूरा करना है, फिर 2 दिन में ये टॉपिक पूरा करना है, फिर 2 दिन में ये टॉपिक पूरा करना है। जो गोल्स हैं अपने वो शॉर्ट टर्म उसमें रखिए, ये नहीं कि हमें 1 महीने में CRPC पूरी करनी है, दिक्कत हो जाएगी। 3 दिन में हमको अरेस्ट करना है, 3 दिन में हमको बेल करना है, 2 दिन में हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे भी आपको लगे। तो ये आप अपना टाइम टेबल इस तरह से ब्रेक कर लीजिए और जब वो टॉपिक आप उठाएं 2 दिन में 3 दिन में जो भी आपने किया उसको पूरी तरह से पढ़ें। मेंस का पेपर रख लें, प्रीलिम्स का पेपर रख लें, किताब से पढ़ें या नोट से पढ़ें और मिलाएं, देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रासंगिक है कि नहीं, पूछा जा रहा है कि नहीं। तब आपका समय भी बचेगा और आपकी पैनी तैयारी होगी, एकदम पिन पॉइंटेड तैयारी होगी, आप उस लक्ष्य पे पहुंच पाओगे। अच्छा, आप लोग बहुत बार देखा होगा ऐसा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिससे हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा उसको लिखने को नहीं होता है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसपे बहुत लिखने को, आप उस पर 4-5 पेज 10 पेज लिख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है आप उस पर लिख नहीं सकते। बैरक का एक प्रोविजन है, आपको वही लिखना है। अब आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इससे जो क्वेश्चन आ चुके हैं MP में, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ज़्यादा लिखने को नहीं है, तो उसमें आप ज़्यादा समय नहीं देंगे। क्योंकि एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर की दृष्टि से वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें 25 नंबर या 20 नंबर क्वेश्चन बने। क्योंकि जब आप जैसे CPC की बैरक उठाए, CRPC की बैरक उठाए, इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि आप पूरी बैरक हर एक सेक्शन पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ा जाता है, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होता है। हो सकता है वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जब आप जज बन जाए तब इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन तैयारी के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम में जो पूछा जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप यूपी का पेपर 2015-16 का पेपर देख लीजिए, 13 से लेके आप 16 तक का पेपर देख लीजिए, आपको कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एज इट इज रिपीट हुए हैं। जो 2012 में पूछा गया सेम क्वेश्चन उठा के 15-16 में पूछा है, तो रिपीट हो रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना, आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको आपको अच्छे से करना है। तो आपको अगर इस बात का अंदाजा है कि जो मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो एग्जामिनेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है, आने की संभावना ज़्यादा है, इस पे मुझे फोकस ज़्यादा करना है, तो आप बेहतर तरीके से उस एग्ज़ाम को टैकल कर पाएंगे। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स में। अब होता क्या है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर यूपी, बिहार, MP में, मेजॉरिटी क्वेश्चंस, हम ये नहीं कह रहे सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चंस सेक्शन बेस्ड होते हैं। डायरेक्ट सेक्शन से पूछ लिया ये सेक्शन में क्या है या ये कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है। तो 3 पर्सपेक्टिव है तैयारी में, एक आपको सेक्शन रखना है, एक आपको उस सेक्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं वो याद होने चाहिए, तीसरा
कंसेप्ट बेस्ड अगर वो है तो वो कंसेप्ट भी आता है, क्योंकि कभी कभी पिलर में कंसेप्ट बेस्ड भी पूछ लेते हैं। 60 क्वेश्चन सेक्शन से पूछा, 10 क्वेश्चन केस लॉ पूछा, 30 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड पूछ लिया। होना चाहिए। तो ये आप चिन्हित कैसे करेंगे? जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें, एक हफ्ता पढ़ लिया, तुरंत नहीं, एक हफ्ता जब पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद उससे संबंधित जो पास्ट ईयर्स के एमसीक्यू हैं उसको आप लगाना स्टार्ट करें। अब इस लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी स्टेट का पेपर उठा लीजिए एज इट इज पूरा, या आप किताब ले लीजिए जिसमें सब्जेक्ट वाइज दिया हो एमसीक्यू, सब्जेक्ट वाइज सीआरपीसी के सारे एमसीक्यू दिए, सीपीसी के सारे एमसीक्यू आप उठा लिए। आपने सीआरपीसी के 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं एक हफ्ते में, आप उस 4 टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज आपने करा लिए, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि आपको एक्यूरेसी चाहिए। जहां नेगेटिव मार्किंग का पेपर है वहां अगर एक्यूरेसी नहीं है तो पता चला आप 100 क्वेश्चन सही करके आए, 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्या फायदा होगा? तो एक्यूरेसी लाने के लिए आप कई बार वो एमसीक्यू लगाएंगे, अलग अलग किताबों से लगाएंगे, जब तक कि वो लेवल पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हाँ आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं हो रहा है। इक्का दुक्के की बात अलग है। अच्छा, जैसे आपने 100 एमसीक्यू लगाए, 100 में से 100 तो सही होंगे नहीं, शुरुआत में गलत भी होंगे कुछ। 100 लगाए आपने, आपके 40 गलत हो गए, 50 गलत हो गए, अब क्या करें? तो 50 गलत हुए उसको पढ़िए, क्यों गलत हुए, क्या सेक्शन आपसे भूल गए, आप कोई केस भूल गए, कॉन्सेप्ट भूल गए, उसको किताब उठा के पढ़िए, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करेंगे? आपने तो कहा हमने तो लगा लिया था 100 क्वेश्चन, फिर भी हमारा नहीं हुआ। भाई लगा तो लिया था आपने 100 क्वेश्चन, लेकिन जो गलत हुए थे क्या आपने उसको फिर से पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। आपने कहा हम तो 4 बार लगा चुके हैं पूरी किताब, तो पूरी किताब 4 बार लगा चुके, कितने जितने गलत हुए क्या उसको फिर से देखा कि क्यों गलत हुए, क्या उसको पढ़ा? जब ये आप करेंगे ना तो आप अपनी गलतियों को कम करते चले जाएंगे। 50 क्वेश्चन गलत हुए, आपने जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं उसको आप फिर से पढ़िए, क्यों गलत हुए। हो सकता है कभी कभी आपको आता रहता है गलत हो जाते हैं, गलत बबल मार्क हो गया, आपको आता है लेकिन वो प्रेशर में गलत हो गया है। अगर वो है तो भाई चलो आपका, अगर आपको नहीं आता तब आपको पढ़ना पड़ेगा। 50-60 क्वेश्चन जो गलत है उसको पढ़िए फिर से। तो इस तरह से जब आप हर सब्जेक्ट में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एमसीक्यू जब आप लगा रहे हैं तो गलतियां आपकी कम होती जा रही हैं, और यही गलतियां रिड्यूस होती जाएंगी तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग का पेपर है उसमें बहुत फायदा मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग में फिर वो नहीं है कि 150 में से 150 करके आ गए, कुछ तो सही हो जाएगा। उसमें अगर आपके 120 क्वेश्चन सही हो गए, बहुत अच्छी बात, 120 क्वेश्चन सही हुए, 30 गलत हो गए, तो वो आपका माइनस में मार्क्स कर देगा। जितना आपको एडवांटेज मिला उतना आप पीछे हो गए। तो वो 30 गलत ना हुए होते, 5 ही गलत हुए होते, आपने 125 अटेम्प्ट किया होता तो आप बेहतर होते। फिर वहां पे कोई ये नहीं देख रहा आपके 120 सही हुए हैं, ये भी तो है 30 गलत हुए। तो इस चीज को कम करना है। और ये आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा, खासकर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। लगाया, गलत हुआ, फिर देखा क्यों गलत हुआ, उसको पढ़ा, फिर से लगाया। जब ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति आप अपनाएंगे तब आपको जाके 1-1.5 महीने में लगेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट पे मेरा कमांड हो गया, अब मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे।
आ रही बात समझ में? और जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो बड़े वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है उसमें। एविडेंस हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, IPC हो गया, कुछ एक आध सेक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तरह नहीं है कि 75 सेक्शन ही हैं 5 वन में, उसमें से कुछ आने हैं कुछ नहीं आने हैं, 50-60 सेक्शन कर लिया आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं। तो ये रणनीति आपको प्रीलिम्स में करानी पड़ेगी और साथ साथ करना पड़ेगा, बाद में नहीं कर सकते पहले पढ़ लिया तो आराम से कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुरंत पढ़ते जाइए, करते जाइए। समझ में आ रही ना सबको? ऐसा ही करते हैं, लगा देते हैं कुछ पूरी किताब लगा लीजिए 4 बार लगाए, फिर भी नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपके घर में गलत हुए हैं ना, हो सकता है वही वहाँ एग्जाम में आ जाए। जो घर में गलत हुए वहाँ गलत हो, पढ़े तो आप हैं नहीं। और अगर आप यूपी टारगेट कर रहे हैं, बिहार टारगेट कर रहे हैं, MP टारगेट कर रहे हैं, स्टेट टारगेट, छत्तीसगढ़ झारखंड टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इंडेक्स रखना पड़ेगा बेटा, सेक्शन रखने पड़ेंगे, बिना रटे वो नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में सबके? कैसे अप्रोच करना है प्रीलिम्स की तैयारी, कैसे MCQs को अप्रोच करना है। और आप लोग जब MCQ प्रैक्टिस किया करिए तो OMR शीट मार्केट से ले लीजिए, मिलती है, बुकलेट्स मिलती हैं, तो किताब पे टिक करने की बजाय OMR बबल करिए, है ना। तो जिससे ये भी होगा कि जो गलत हुआ आप बाद में मिला लेंगे, किताब पे बार बार टिक नहीं होगा और उसको कई बार यूज कर सकेंगे, और आपको OMR पे बबल भरने की जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी रहेगी। अभी एग्जाम में बहुत लोग ऐसा हुआ कि जीके का पेपर लेके आए, कठिन आ गया, और कठिन था जीके का, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे कठिन पेपर था यूपी का, प्रेशर में आ गए। लॉ आता है अच्छी तरह, पता है लॉ में स्कोर कर लेंगे, घबरा गए थे 40 ही सही हो रहे हैं हमारे, कैसे होगा। और लॉ में आप आते हुए क्वेश्चन गलत करके चले गए। आपको आता था, ऐसा नहीं कहेगा आप पढ़े नहीं थे, लेकिन वो, और समझ लीजिए ऐसा पेपर, इस तरह का पेपर आता है ना, इसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना आसान पेपर लॉ का सब सही करके आएंगे, जो थोड़ा कम भी पढ़ा है ना वो भी सही करके आ जाएगा। तो आप कैसे आगे हुए उनसे? आपको जो परफेक्शन के लेवल ऊपर जाना चाहिए, और प्रेशर में आके आपने गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 शिफ्ट में पेपर है, जीके का अलग, लॉ का अलग, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पेपर अगर थोड़ा बहुत भी खराब हुआ है, पेपर कठिन आया, तो उसका प्रेशर आप दूसरे पेपर पे नहीं लीजिए। मेंस में भी यही लगता है, दो शिफ्ट पेपर, पहला पेपर मेंस का कठिन आ गया, दूसरा शिफ्ट में जाना है, आप टेंशन में आ गए। आपको आता है अच्छी तरह, लेकिन आप गलत करके चले आएंगे, प्रेशर आप नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो प्रेशर हैंडल करना ये भी एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का पार्ट है, आपके कैसे हैंडल कर रहे हैं प्रेशर, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न प्रीलिम्स के लिए? कैसे रणनीति पे है, कैसे है? अच्छा, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, वो ज़्यादातर इलस्ट्रेशन दृष्टांत से आते हैं, ज़्यादातर। या अगर इलस्ट्रेशन के अलावा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई बहुत ही लीडिंग जजमेंट है उसका फैक्ट पूछेंगे। 95% यही होता है, एक आध क्वेश्चन अलग बात है।
तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस के इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन मेंस में भी पूछ सकते हैं, वही इलस्ट्रेशन प्री में पूछ सकते हैं, वही इलस्ट्रेशन मेंस, दोनों के आंसर करने का अप्रोच अलग हो जाए। प्री में तो खैर आपको सिर्फ टिक करना है, मेंस में आपको पूरी रीजनिंग लिखनी पड़ेगी। तो इलस्ट्रेशंस भी आपको याद होने चाहिए उस कंसेप्ट के साथ। सर जीएस पेपर के लिए सर कैसे प्रिपेयर करें? हाँ तो पूछ सेम क्वेश्चन सर, 2 क्वेश्चन था मेरा। पहला सर जीएस कहाँ से स्टार्ट करें, और दूसरा सर जो यूपीएससी में होता है कि पहले सीसेट की कॉपी चेक होती है, आप उसको क्वालिफाई करते हैं, तब क्या इस तरह का जुडिशरी में भी है? देखो बेटा ऐसा है, जीएस सर बहुत ही पहली बात तो ये कि तुम लोग सिविल्स का पेपर नहीं दे रहे, बात समझो। सिविल्स का जो पेपर देता है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनका कोर एरिया जीएस होता है। कोर एरिया, आपका कोर क्या है? पहली बात। इसका ये मतलब नहीं है कि जीएस पे ध्यान नहीं देना है, इसका ये मतलब नहीं, लेकिन अप्रोच, आप अपनी जीएस की तैयारी किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी वाले से कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो जितना डेप्थ में जीएस पढ़ रहे हैं, जितना एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ रहे हैं, आपको उतना नहीं पढ़ना है। यूपी को अगर हटा दें तो बाकी स्टेट्स में जीएस उतना कठिन नहीं आता, आप बात समझिए। अलग बिहार में आता है बट यूपी के लेवल में कठिन नहीं आता है। और यूपी में अब की बार जो जीएस पूछा, ये एक्सेप्शन था कि बहुत कठिन आ गया था। तो जीएस की किताब, आप किसी भी बेसिक जीएस की किताब जो मार्केट में अवेलेबल है, बेसिक बुक, एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी पढ़ना अच्छी बात है आपकी नॉलेज के लिए, आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो बेटा। 2 चीज़ें हैं, एक आप नॉलेज के लिए पढ़ना कि भाई हमको बहुत अच्छा लग रहा है सब्जेक्ट हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री पढ़ना है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? एग्जाम निकालना है ना। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी लेवल की जीएस पढ़िए अगर आप सिर्फ जुडिशरी ले रहे हैं। भाई मैंने बोला कोई भी बेस बुक आप ले लीजिए और उससे पढ़िए। उसके साथ साथ पास्ट ईयर्स में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, खासकर 3 स्टेट्स में जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स के और मेंस के। प्रीलिम्स के तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मेंस के बहुत है तो आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। इससे ज्यादा आप जीएस में कुछ प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर, बोलने को कोई बोल सकता है कि हाँ एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन आप भी जान रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे, और आप उतना समय हमारे एनसीईआरटी में दे रहे हैं उतना आप लॉ में छूट गए आपका। ध्यान रखिए आपका कोर लॉ है, आपका कोर जीएस नहीं है। जीएस में रिस्पेक्टेबल टोटल आपने कर लिया, और जीएस का कोई कट ऑफ भी नहीं है यहाँ पे अलग से ना कि जीएस में नहीं स्कोर कर पाएंगे तो लॉ का चेक नहीं हो, ऐसा तो है नहीं। आप एवरेज मार्क्स देखिए, पास्ट टेस्ट उठा के एवरेज देख लीजिए सबके जीएस के ऐसे ही आए। आप चाहे मेंस का देख लीजिए, 200 में से 90, 95, 100, 90 पर एवरेज होंगे लोगों के 120 130 भी होंगे, पर एवरेज 90, 95, 100, 200। और इधर 150 में 90, 95, यहाँ भी वही चीज 80, 100, 105 चला गया। अब की बार नहीं आएगा वो, लेकिन बाकी बात कर रहे हैं। और लॉ में देखिए एवरेज क्या है लोगों का, मतलब लॉ में जनरली अगर कोई सीन से पढ़ने वाला है तो 150 क्वेश्चन में से 120 तो सही करके आएगा। 120, 125 है ना। तो बेसिक बुक से तैयारी करो, सिविल्स को भूल जाओ, सिविल्स का लेवल की तैयारी नहीं करनी है जीएस में, पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी अच्छी बात है पढ़ना, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये उम्मीद मत करिए कि आप एनसीईआरटी लेवल की जीएस में पढ़ेंगे जब तक कि आप सिविल्स ना दे रहे। सिविल्स भी दे रहे हैं तो लगता है, आप सिविल्स भी दे रहे हैं, जुडिशरी भी दे रहे हैं, तब तो बात ही अलग है। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो आपको रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी
सर जैसे एक ट्रेंड रहता है सर किसी एक टॉपिक से, सर जैसे जीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो सर वो एक सर्टेन डेप्थ से क्वेश्चन पूछते हैं उस टॉपिक से, फिर सर अगला जैसे इस बार का जीएस में कोई टॉपिक था तो सर उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए सर। नॉर्मली प्रीवियस ईयर में सर उतने डेप्थ में गए नहीं थे, तो सर अगर हम लोग उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं सर आगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो सर हम लोग को मतलब किस डेप्थ तक जाना चाहिए उस टॉपिक में? जो डेप्थ एक लूसेंट लेवल की किताब में है, मैं कहूँगा उसी डेप्थ में जाओ, उससे ज़्यादा डेप्थ में आप जाके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको। अभी आप डेप्थ में बहुत चले गए होते कि जो पेपर आया है क्या वो सॉल्व कर लेते? हाँ, बहुत डेप्थ में पढ़ के जाते तो जो जीएस का पेपर आया सॉल्व कर लेते, नहीं कर पाते। उल्टा आपका लॉ और गलत हो जाता। कितना डेप्थ में जाओ तुम? और देखो कठिन पेपर आया तो सबके लिए कठिन है बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए तो कठिन है नहीं, सभी के लिए एक स्तर का पेपर है। सारे लॉ के स्टूडेंट्स ही तो हैं, सारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं ना। एक्सेप्शन की बात है, कोई लोग होगा उसमें 100 स्कोर कर लेगा, बट जनरली देखो आप किसी से पूछो 40-50 स्कोर सबका आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो कठिन है तो फिर वो समांतर रूप से सबके लिए कठिन है। आप ये मत देखो आप यूपी के लिए जीएस तैयार कर रहे हो, हाँ यूपी के लिए जीएस तैयार करोगे थोड़ा सा हायर लेवल रहेगा एमपी के बतौर या उत्तराखंड के, वो हायर लेवल रहेगा। हम एमपी और यूपी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिविल्स और जुडिशरी को कंपेयर कर रहे हैं। एमपी में तो ऑफकोर्स एमपी में जाएंगे तो बहुत लो लेवल की जीएस है। आप कहें यूपी में तो आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे जीएस की, और जीएस में भी वही चीज पास्ट के पेपर्स को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपकी बार करंट से जनरली 1 साल 1.5 साल तक पूछते हैं, इसकी बार 19-20 का क्वेश्चन पूछ लिए थे, कुछ क्वेश्चन 2019-20 के थे, तो वो पूछने का कोई तुक नहीं था लेकिन पूछ लिए। इस ऐसी स्थिति के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ये 2-4-5 क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे। तो बस आप एक बेसिक लेवल की तैयारी करेंगे जीएस में, यूपी के लिए थोड़ी सी हायर लेवल, एमपी के लिए थोड़ा सा और लो लेवल, या जीएस को ध्यान नहीं देंगे कह सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे। लेकिन आप कभी भी जुडिशरी की जीएस और सिविल्स की जीएस को कंपेयर नहीं करें। आप मेंस में देख लीजिए यूपी के जो जीएस में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट से आते हैं। आप देख लीजिए शुरुआत के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन है, एब्रिविएशन भर रहा है, कर रहा है। आप पास्ट पेपर्स देख लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा, पास्ट पेपर खुद देख सकते हैं, है ना। अब बहुत सारी चीजें उसमें करंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है तो उसके रूल्स के बारे में पूछ लिए, तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना ये। तो आप पिछले 1.5 साल तक जितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई है सबके ऑब्जेक्टिव आपको पता है, बेसिक 4 लाइन में, तो आप लिख लेंगे 75 वर्ड 100 वर्ड इतना तो लिखना है, उसमें आपको 5 से 6 पेज लिखना है। तो ये तो अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा करंट से आप अपडेटेड हैं, तो आप 100 वर्ड लिखना 200 वर्ड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो क्वेश्चन है मेंस में वो ज्यादातर करंट ओरिएंटेड है, अभी तक जो ट्रेंड आया है। अब जो नए 9 अधिनियम जोड़े गए हैं आपको वो पढ़ना है, आपके लिए बेहतर ही है, कम से कम कुछ तो सर्टेनिटी हो जाएगी ना कि इससे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन में, है ना। कुछ क्वेश्चन तो पूछेंगे, आपके बाद 12 क्वेश्चन पूछे थे, 12 क्वेश्चन अच्छा ही है, भटकाव थोड़ा कम रहेगा, आपको पता है कि उसमें से आना है कुछ, पढ़ने का बोझ है अलग बात है, तो भटकाव थोड़ा कम आएगा समझ। तो यह प्रश्न चलिए, अब मैं आशीष जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आगे मेंस की तैयारी के विषय में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि
एग्ज़ाम इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हम पढ़ते हैं और हम याद नहीं करते। जुडिशरी का एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका तभी निकलेगा जब आप याद करेंगे। जैसे एलएलबी का एग्ज़ाम होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, रात में बैठे, हाँ, जो भी मिला पढ़ लिया, अगले दिन जाके लिख दिया। यही किया हमने, सभी लोग ने यही किया। तो हमने सिर्फ पढ़ा, क्या आपने उसको याद किया? नहीं। जुडिशरी में बेटा आपको क्या करना है, आपको याद करना है। जैसे सर ने बताया, इंडेक्स को क्या करना है, याद करना है कि सेक्शन 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप देखें जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें उसके 4 से 5 क्या होंगे, इसेंशियल्स होंगे। तो जब तक वो 4 से 5 इसेंशियल्स आप याद नहीं करेंगे, आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। और जुडिशरी में आपको बेटा क्या करना है, दूसरे को हराना है ना। तो आप दूसरे को हरा तब पाएंगे जब आप उससे बेहतर लिखेंगे। और बेहतर कब लिखेंगे, जब आप चीज़ों को स्पेसिफिक लिखेंगे। अगर मान लीजिए सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें 4 इसेंशियल हैं, तो जब तक आप पेपर में उसको नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज़ हमको क्या करना है, चीज़ों को याद करना है। अब याद करने का सबका तरीका होता है, 2 तरीके मैं आपको बता दूं। या तो आप पढ़ पढ़ के याद करिए, या तो बेटा क्या करिए, लिख लिख के याद करिए। या तो पढ़ पढ़ के याद कीजिए, या तो लिख लिख के याद करिए। सबका अपना अपना नेचर है, जिसको जिससे याद होता है वैसे वो करे। ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आपने नोट्स अपने बनाए, आपके पास नोट्स हैं, उनको पढ़िए, उसको दिमाग में बैठाइए। वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से जाना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तभी आप एग्ज़ाम में उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जब हम तैयारी करते हैं तो प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी साथ में लेके करते हैं। ये नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या करते हैं कि बस प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की नहीं कर रहे, या सिर्फ मेंस की कर रहे हैं, प्री की नहीं कर रहे। तो प्री के लिए सर ने बताया कैसे करना है। मेंस के लिए मैं आपको बताऊं क्या करिए आप लोग कि देखिए, हफ्ते में 7 दिन हैं, इस तरीके से आप करेंगे, मैं छोटा सी मेरी राय है, ऐसे आप करेंगे तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। 5 दिन आप अपना पढ़िए, बैराट पढ़िए, इंडेक्स याद कीजिए, एमसीक्यू करिए, अपनी क्लासेस करिए, अपने नोट्स बनाइए। 5 दिन आपने ये किया, सैटरडे संडे आपको मिला। अब आप कहेंगे सर संडे को कौन पढ़ता है, संडे हमारा घूमने का दिन है। नहीं बेटा, जिस दिन हम जज बन जाएंगे उस दिन मेरा हर दिन ईद, हर दिन दिवाली है।